शर्मा निवास में विभूति शर्मा जी अपनी बीवी संध्या, बेटे मिहिर और बहू उर्वशी के साथ रहते हैं। उनकी बहू एकदम बिगड़ेल होती है। एक रोज, ये सब क्या है उर्वशी? दिन रात जब देखो तब बस लेटी ही रहती हो और फोन में घुसी हुई होती हो। अरे बाबा, घर में कोई काम वाम भी कर लिया करो ना। माँ और पापा फिर से शिकायत कर रहे थे तुम्हारी। अरे मिहिर, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अरे क्या शुरू मत हो जाओ? तुम्हें कोई मजदूरी करने के लिए नहीं कह रहा है। जो तुम्हारे हिस्से में थोड़े बहुत काम आते हैं वही करो ना। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाकर रखी है कि तुम किसी की नहीं सुनोगी। हाँ हाँ, नहीं सुनूंगी। जो करना है कर लो। और प्लीज अब मुझे परेशान मत करो और थोड़ी शांति रखो। मैं अपनी पसंदीदा सीरीज देख रही हूँ, वरना ना चाहकर भी मुझे तुम्हारी मुंह पर सेलो टेप लगाना होगा। क्या? अरे एक तरफ मोहल्ले की बाकी लड़कियां हैं जो अपने पति और अपने ससुराल का अच्छे से ख्याल रखती है, और एक तरफ तुम हो जो अपने ससुराल और पति का ध्यान रखना तो दूर की बात है, उनसे ठीक से बात भी नहीं करती। मैं तो फंस गया हूं तुमसे शादी करके, सच में। अरे तो जाओ ना, कर लो उन सारी मोहल्ले की सुशील सभ्य लड़कियों से शादी। बार बार उनसे तुलना करके मेरा दिमाग खराब करते रहते हो तुम और तुम्हारे माँ पापा। जाओ, उनके ही घर में जाकर रहो, इडियट कहीं के। क्या? अरे यार। उर्वशी का यह ढीठ बर्ताव देखकर मिहिर अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक दिन जब उर्वशी मोहल्ले की बाकी सारी बहुओं से मिलती है, तभी अरे अनुष्का, प्रणाली, इशिता, तुम तीनों की तीनों पागल हो गई हो क्या, जो आंख बंद करके अपने ससुराल वालों की दासी बनी बैठी हो? ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और अनुष्का, तुम्हारा पति हर बार बस अपने काम में ही उलझा रहता है ना, जिस कारण वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। हाँ ना बहन, उसी के कारण मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मेरा पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि हमारी तो ठीक से अभी तक सुहागरात भी नहीं हो पाई। बेचारी रे। लेकिन एक सच बताओ, तुम्हारा पति किसी काम में नहीं बल्कि किसी लड़की में उलझा हुआ है। क्या? हाँ बहन, कोई भी व्यक्ति काम में इतना उलझा हुआ नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी को ही समय ना दे पाए और साथ ही उसके साथ प्यार भरे समय ना बिता पाए। दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। हाँ यार उर्वशी, शायद तुम सही कह रही हो। आजकल उन्हें कॉल्स भी बहुत आते हैं और घर आकर भी वो फोन पे ही लगे होते हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ तुझे, लड़की का चक्कर है बाबू भैया। इसलिए जब वो अब तुम्हें भाव दे तब तुम उन्हें बदले में वापस भाव ही मत देना और खुद अपनी ही कंपनी एंजॉय करना, जैसे को तैसा करना, और तभी जाकर उस फटीचर की अकल ठिकाने आएगी। हाँ उर्वशी, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। और रही बात इस इशिका की, इशिका सच सच बताना, तुम्हारी सास तुम्हें कैसी लगती है? मेरी सासू माँ तो एकदम प्यारी है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वो हर वक्त बस मेरे लिए मीठी मीठी बातें ही बोलती रहती है और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। बहुत अच्छी है वो। अरे इशिता, जाग जा बहन, क्योंकि ये सब सिर्फ एक बेकार सपना है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? हाँ इशिता, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। तुम्हारी सास की असलियत जाननी है क्या तुम्हें? अरे तुम्हारी सास एक नंबर की दोगली औरत है। मेरे घर आकर मेरी सास से तुम्हारे बारे में कितनी कड़वी कड़वी बातें बोलती है। अरे वो तो बस उन्हें तुमसे काम निकलवाना होता है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ झूठ मूठ में अच्छे से पेश आती है। ये तुम क्या बोल रही हो उर्वशी? मेरी सासू माँ इतनी बुज़दिल होगी, ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन अब से तू अपनी बुज़दिल सास का कोई कहना मत मानना और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना। अगर तुम उनकी नजरों में बुरी बन जाती हो तो बन जाओ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अपना समय और अपनी ताकत को हरगिज बर्बाद मत करो, जो मुंह पे कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही बोलते हैं। सही कहा तुमने उर्वशी, लेकिन अब मैं भी अपनी सासू माँ को बताऊंगी कि क्या होता है जब कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है। हाँ हाँ जरूर। और तू प्रणाली मैडम,
तुम सच में 26 साल की ही हो ना? हाँ तो क्या मैं तुम्हें दूध पीती हुई बच्ची लग रही हूँ क्या? और नहीं तो क्या। अरे तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो जो तुम्हारी ननंद और सास की चालबाजियां तुम्हें दिखाई ही ना दे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं उर्वशी। देखा ना, ये फिर से नादान बन गई। अरे यार, तुम तीनों की तीनों अपने आंखों पर रखा हुआ ये प्यारा सा चश्मा हटाओ। और ये ससुराल वाले तो पराए ही रहते हैं, ये अपने कभी नहीं बन सकते। अरे प्रणाली, तुम्हारी ननंद हर 15 दिन में अपने मायके रहने आती है और वहां पर रहकर आराम फरमाती है। अरे वैसी बात नहीं है उर्वशी। मेरी ननंद की तबीयत हर 15 दिनों में खराब होती रहती है और उसके ससुराल वाले तो दूसरे गांव रहते हैं और वो यहाँ अपने पति के साथ रहती है और वो पति तो दिन भर काम पर जाता है, इसीलिए वो अकेले रहने की जगह अपने मायके चली आती है। अरे मेरी भोली प्रणाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ननंद बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या? अरे साधारण सी बात है, हर 15 दिन में कोई भला बीमार कैसे पड़ सकता है? इसीलिए कह रही हूं मैं तुझे, तू बहुत नादान है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। क्योंकि अगर तू समझदार होती तो अपनी ननंद की ये चाल समझ जाती। अरे वो तो बस आराम करने के लिए आती है मायके, और मैं तो ये कहती हूँ कि इन सब में तेरी सास भी मिली हुई है। हाँ उर्वशी, शायद तो सही कह रही है। अरे मैंने तो इसे इस पहलू से कभी सोचा ही नहीं। तो फिर अब सोच और अपनी ननंद का कोई काम मत सुनना, उसे ही करने दे सारे काम, और तभी जाकर वो मायके आना बंद करेगी। अरे जब तक तू एक बेवकूफ की तरह उसकी सेवा करती रहेगी तब तक वो आती ही रहेगी। एकदम बराबर कहा तूने, अब से मैं यही करूंगी। शुक्रिया उर्वशी, तूने तो हम सबकी आंखें खोल दी यार। फिर वो तीनों वहां से चली जाती हैं और उसके बाद चलो, मेरा इन लोगों को भड़काने का मकसद तो पूरा हो गया। ये मोहल्ले की बहुएं तो हद से ज्यादा ही सर्वगुण संपन्न है और मेरे ससुराल वाले मेरी तुलना इन सब से करते हैं। लेकिन अब देखना, जब ये लोग भी बिगड़ जाएंगे तब मेरे ससुराल वाले मुझे कोई ताना नहीं दे पाएंगे और मोहल्ले की ये सुशील बहुएं भी मेरी तरह एकदम बिगड़ेल बन जाएगी। फिर अगले दिन अनुष्का के घर पर। अरे अनुष्का, आज मैं दिन भर खाली हूँ, ऑफिस का सारा काम भी निपटा चुका हूँ, तो आज के दिन का हर एक मिनट तुम्हारे नाम पर। चलो मेरी जान, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे चुप बैठो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन अनुष्का, तुम अचानक से ऐसे क्यों बोल रही हो? हर बार तो तुम मेरे साथ बाहर जाने के लिए कितनी एक्साइटेड रहती हो, लेकिन मैं ही मना करके तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ कर देता हूँ। फिर आज जब मेरे पास समय है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रही? क्योंकि जब मेरा मन होता है तब तो तुम्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं होती, और अब जब तुम खाली हो तब तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है। जाओ, किसी और लड़की के साथ ही चले जाओ। वैसे भी आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, शायद बाहर तुम्हें कोई मिल गई होगी। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? कोई इतना बिजी कैसे हो सकता है, वो भी अपने काम को लेकर? उल्लू बनाना है तो किसी और को जाकर बनाओ, लेकिन मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं अकेली ही घूमने जाऊंगी। लेकिन अनुष्का, मेरी बात तो सुनो, तुम बहुत गलत सोच रही हो। वही दूसरी तरफ प्रणाली के घर में जब उसकी ननंद जीविका फिर से मायके रहने आती है तभी, अरे भाभी, बहुत थकान हो चुकी है, गर्मा गर्म चाय बनाकर दो ना। बुखार भी बहुत आ गया है मुझे, इसलिए चली आई मैं यहाँ पर। मैं कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली। क्या? हाँ, अरे आप अपने काम खुद ही करो ना। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? अब धीरे धीरे मैं सब समझ पा रही हूँ कि आप बस बीमारी का नाटक करती हो ताकि आप हर 15 दिन में यहाँ आकर आराम से रह सको। कोई काम वाम तो करती नहीं हो, बस आकर मेरा काम बढ़ा देती हो। आपका खाना, आपके पति का टिफिन, कितना कुछ करना पड़ता है मुझे। अरे भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? आप जानती हो ना
कि मुझ में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके चलते मैं हर 15 दिन में कमजोर पड़ जाती हूँ, और तुम्हें यह सब नाटक लग रहा है। हाँ हाँ, ये नाटक ही है तुम्हारा। तुम्हारी माँ और तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो और मिलकर मेरी बैंड बजाते रहते हो और काम करवा कर मेरी बैंड बजाते रहते हो। लेकिन अब बस, अब से मैं कोई काम नहीं करूंगी। प्रणाली का ये रूप देखकर जीविका अब हैरान रह जाती है। वही इशिता के घर में जब उसकी सास सुमित्रा उसके लिए साड़ी लेकर आती है, तभी, ये देख बहू, तेरे लिए मैंने साड़ी लाई है। तू मेरे लिए कितना कुछ करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है, तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। क्या जरूरत थी ये सारा दिखावा करने की माँ जी? दिखावा मतलब? मैं सब समझ रही हूँ माँ जी। जब आपको कोई काम करवाना होता है तब आप बराबर मीठी मीठी बातें करती हो। सामने से तो अच्छी बनती हो, लेकिन पीछे से बुरी बातें करती हो, और यही आपका व्यक्तित्व है। नहीं बहू, ये तू क्या बोल रही है? चुप रही है माँ जी, मुझे तो आपसे बात करने का भी मन नहीं है। अब से मैं सिर्फ जरूरी काम ही करूंगी, बाकी के छोटे मोटे काम आप खुद ही कर लेना, या फिर कोई नौकरानी लगा देना। बहुत बन ली मैं अच्छी, लेकिन अब बुरी ही बनूंगी, क्योंकि अच्छा बनकर तो आपने धोखे के सिवा और कुछ दिया भी नहीं है। लेकिन बहू, तू ये सब अचानक से ये क्या बोल रही है, और कैसा धोखा दिया है मैंने तुझे? इशिता बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है, और इस तरह अब उर्वशी के भड़काने के कारण इशिता, प्रणाली और अनुष्का तीनों अपने अपने घरों में बुरी बन जाती हैं, और ये बात अब मोहल्ले में भी फैल जाती है। फिर शर्मा जी के घर पर, हे भगवान, अरे बहू, अब चाय मुझे अगले जन्म में ही मिलेगी क्या? ये लीजिए, और ज्यादा चिल्लाइए मत। अरे हद होती है, एक चाय बनाने के लिए तुझे इतनी देर लगती है क्या? तुझसे तो कोई काम ठीक से भी नहीं होता, बस फोन चलाने आता है तुझे। अरे मोहल्ले की बाकी बहुओं को देख और कुछ सीख उनसे। सारी की सारी कितनी गुनी बहुएं हैं, घर के सारे काम सही समय पर करती हैं, वो भी एकदम अच्छे से और शांत रहकर। अरे बस पापा जी, शायद आप लोगों को अंदर की बात नहीं पता। अरे पूरे मोहल्ले में ये बात भी फैलने लगी है कि आजकल हमारे मोहल्ले की बहुएं अपने ससुराल वालों से झगड़ने लगी हैं, और हम सब भी जब मिलते हैं ना, तब वो सारी बहुएं अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ बताती हैं। अरे सबकी सब नाटक करती है अच्छा बनने का, वरना सारी लड़कियां मेरे ही जैसी हैं। उर्वशी की ये बातें सुनकर शर्मा जी और उनकी बीवी चुप हो जाती हैं। अब ऐसे ही उर्वशी मोहल्ले की बहुओं को भड़का भड़का कर उन्हें बिगाड़ने लगती है। फिर एक रोज, क्या ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? हाँ अनुष्का, तुम तीनों के पति उस दिन क्लब में नाच रहे थे, वो भी लड़कियों को गोदी में उठाकर। अरे मैं भी मौजूद थी वहां पर, और वो तीनों तो उन लड़कियों को छोड़ भी नहीं रहे थे। अरे वो तो उनसे इस कदर चिपके हुए थे जैसे मानो वो उनकी गर्लफ्रेंड ही हो। बहुत हो गया यार, अब हम अपने पतियों को नहीं छोड़ेंगे। फिर अनुष्का घर जाकर अपने पति रजत को खूब पीटती है। अरे मेरी माँ, तुम्हारी कसम, मैं उस क्लब में गया था, लेकिन हम सब अकेले ही थे। अरे ना तो हमारे साथ कोई लड़की थी, और ना ही तुम्हारी वो सहेली उर्वशी वहां पर मौजूद थी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी सहेली उर्वशी झूठ बोल रही है? अरे हाँ बाबा, वो झूठ बोल रही है। अगर इतना ही शक है तो जाकर क्लब का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, तभी तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा। अब अनुष्का, इशिता और प्रणाली तीनों उस क्लब में जाकर वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, और वाकई में उसमें उनके पति अकेले ही होते हैं, और उस पार्टी में उर्वशी मौजूद ही नहीं होती। फिर वो तीनों गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इसका मतलब उर्वशी ने हमसे झूठ कहा। लेकिन क्यों क्यों किया होगा उसने ऐसा? उसे हमारे पतियों को हमारी नजरों में बुरा बनाकर क्या मिलेगा? सुकून। क्या? हाँ, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि उसने ये सब क्यों किया। उसके ससुराल वाले उसे दिन रात सुनाते रहते हैं और हमारी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं उसके सामने।
ओ माय गॉड। और ये सब मैं पहले से ही जानती हूँ, और इसीलिए उसने हम तीनों को अपने ससुराल वालों के खिलाफ भड़काया, ताकि हम उन लोगों से झगड़े और हम भी बुरे बन जाए। ठीक उसी तरह जिसके बाद हमारी बुराई होगी और उसके ससुराल वाले उसे ताने देना छोड़ देंगे, और साथ ही हम भी उर्वशी की टीम में आ जाएंगे और उर्वशी की जलन भी कम हो जाएगी। बाप रे, क्या गेम खेला है उस उर्वशी ने। लेकिन अब बस, बहुत हुआ उसका। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो तीनों उर्वशी के पास चली जाती है और वो उसे खूब सुनाने लगती है। अरे तुम तीनों पागल वागल हो गई हो क्या? भला मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों के खिलाफ क्यों भड़काऊं? आज तक मैंने तुम लोगों से जो भी कहा है सच ही कहा है। चुप हो जाओ उर्वशी। हमने अभी उस क्लब की फुटेज चेक की है और उसमें हमारे पति किसी भी लड़की के साथ मौजूद नहीं है, और तो और वहां पर तुम भी नहीं थी। देख उर्वशी, हम सब जान चुके हैं कि तुमने हमें बुरा बनाने के लिए ये सब किया है, और नहीं तो क्या। अरे कितनी गिरी हुई हो यार तुम। सच में तुम्हारा सुनकर ही हम हमारे अच्छे ससुराल वालों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे। बाप रे बहू, ये घटिया हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब उर्वशी एकदम से चुपचाप सर झुकाए शर्मिंदा होकर खड़ी होती है। फिर संध्या फौरन उसका सारा सामान बांधकर घर के बाहर रख देती है। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मुझे माफ कीजिए। नहीं, अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से। नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी बहू। अरे इतने दिनों तक तेरे सारे नाटक सहन कर लिए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। नहीं माँ जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, और तुम तीनों भी माफ कर दो मुझे। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अपने आप में अच्छा बदलाव लाना चाहती हूँ। माँ जी, मैं एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, प्लीज माँ जी। काफी मिन्नतें करने के बाद उर्वशी की सास और उसकी सहेलियां उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो अपना बुरा बर्ताव छोड़कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। अरे ओ रश्मि बहू, ये सुबह सुबह बाकी के सारे काम छोड़कर तू इस कमरे की सफाई क्यों कर रही है? दरअसल मम्मी जी, मेरी छोटी बहन सोनम आ रही है। कुछ दिन वो यहीं पर रहेगी। वो माँ और पापा यात्रा पर जा रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ मम्मी जी। वैसे आपको सोनम के यहाँ आने से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाकी सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। सोनम भी हमारी अपनी ही है। वो जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। शुक्रिया मम्मी जी। रश्मि अपनी सास मेनका और देवर सिद्धार्थ के साथ रहती है। उसका पति करण दूसरे शहर में नौकरी करता है, इसीलिए वो साल में 2 से 3 बार ही आता है। फिर शाम होने पर रश्मि की बहन सोनम घर आती है। अरे वाह दीदी, आपने तो इस कमरे को कितना सुंदर बना दिया है। आप तो कमाल हो दीदी। चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और थोड़ा आराम कर ले। मैं तुझे थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी, तब तू चाय पीने आ जाना। ठीक है दीदी। फिर थोड़ी देर बाद में रश्मि का देवर सिद्धार्थ वहां पर आता है और तभी सोनम उसे देखती ही रह जाती है। हे, मैं सिद्धार्थ हूँ। हेलो, मैं सोनम। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम तो दीदी और जीजू की शादी में भी नहीं थे, क्योंकि तभी मैं अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन में था और उस दौरान मेरी फाइनल एग्जाम चल रही थी, तो आना ही नहीं हो पाया। अच्छा, तो अब तुम यहाँ पर अच्छे जॉब कर रहे होंगे, है ना? हाँ, मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ और मैं अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। वाह, क्या बात है। चलो ठीक है, रात में खाने पे मिलते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी कॉल करना है मुझे। ठीक है सिद्धार्थ, कोई बात नहीं। फिर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है।
हे भगवान, कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम लड़का था ये। विदेश से पढ़कर आया है। मैं तो एक नजर में ही पागल हो गई। अब सोनम सिद्धार्थ के करीब आने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, भाभी, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ और रात में बाहर से ही खाना खा कर आऊंगा। ठीक है बेटा। अरे सिद्ध, तुम सोनम को भी लेकर जाओ ना अपने साथ। वैसे भी दिन भर घर पर बैठकर ये काफी बोर हो जाती है। ठीक है भाभी। सोनम, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है सिद्ध, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सोनम की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। वो सिद्ध के साथ मूवी देखने चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो हर जगह पर उसके साथ जाने के लिए आती ही रहती है, जो सिद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे सिद्ध, मैं भी तुम्हारे ऑफिस आऊंगी आज। थोड़ी देर वहां सबसे मिलूंगी, फिर वापस लौट आऊंगी। फिर शाम में हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे। सुना है यहाँ पास में ही काफी अच्छी बेकरी है, वहां पर हम दोनों पेस्ट्रीज भी खाएंगे। देखो सोनम, मैं ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ, ना कि घूमने। और मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकता। अरे पर सिद्ध, इतना कहकर सिद्ध वहां से चला जाता है और वो ये सारी बातें रश्मि और मेनका से कहता है। भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं जहां कहीं भी जाता हूँ, सोनम को वही आना होता है। अब वो मेरे साथ ऑफिस आने की बात कर रही है। वो तो मेरे गले ही पड़ गई है भाभी। आप प्लीज समझाइए उसे। लेकिन सिद्ध, इसमें गले पड़ने वाली कौन सी बात है? वो बस तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती करना चाहती है। उसे भी नए दोस्त बनाने हैं। अरे उसे भी घूमने फिरने का मन करता है। अरे ओ बेवकूफों की महारानी, ये तो क्या बकवास कर रही है। और ये तो मैंने भी देखा है, तेरी बहन को ज्यादा ही उतावली रहती है सिद्ध के साथ जाने के लिए। अब वो बेचारा उसे हर जगह पर थोड़ी ना ले जा सकता है। कितना भी किया तो वो तेरी बहन है और ये तेरा देवर। रिश्तों की भी कोई मर्यादा होती है। अरे मम्मी जी, आप ना एकदम बेफिजुल की बातें कर रही हो। जाने दीजिए। अगर सिद्ध सोनम को लेकर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ सोनम, जा बेटी, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। और वो नीले डब्बे में नान कटाई बिस्किट और फरसान रखे हैं, वो भी लेकर आना। अरे नहीं काकी जी, मैं अभी अभी वॉक करके आई हूँ और अब मुझे थोड़ा आराम करना है। दीदी थोड़ी ही देर में बाजार से आती ही होगी, आप उन्हीं से बनवा लो चाय। अरे कैसी लड़की है तू, एक चाय भी नहीं बना सकती क्या? अरे काकी जी, अगर एक दिन आपने देर से चाय पी ली तो कौन सा भूकंप आने वाला है? इतना बोलकर सोनम अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रात में जब सिद्ध बारिश में हल्का सा भीग कर आता है, तभी सोनम नींद में से उठकर उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती है। ये लो सिद्ध, तुम्हारी पसंदीदा मोचा फ्लेवर कॉफी। दीदी बता रही थी कि तुम्हें ये वाली कॉफी बहुत पसंद है। शुक्रिया सोनम। और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम तो काफी भीग गए हो। हाँ, अच्छा रहा सोनम, वो आते आते भीग गया। रेनकोट तो मैं घर पर ही भूल के गया था। ओफो सिद्ध, तुम भी ना, कल से छाता या रेनकोट लेकर ही जाना। और अगर भूल जाओ तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए ऑफिस तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है। कैसी बनी है कॉफी? चक्कर तो बताओ। अच्छी बनी है। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। मेरी सहेलियां तो ये बोलती है कि तुम्हें अपना कैफे खोलना चाहिए। अरे वाह। और बताओ। अच्छा, मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ, वो मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। कॉफी पीते पीते बना दूंगा उसे। अच्छा, तो मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? उतनी ही तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। अरे नहीं सोनम, मैं कर लूंगा, और इस कॉफी के लिए शुक्रिया। फिर सिद्ध कॉफी लेकर वहां से चला जाता है और ये सब मेनका देख लेती है और उसे अब धीरे धीरे सोनम की हरकतों पे शक होने लगता है। रश्मि बहू,
मैंने जब कल उसे अपने लिए चाय बनाने के लिए बोला था, तब उसने नहीं बनाया और रात में नींद से उठकर सिद के लिए उसने कॉफी बनाई। और वो जिस तरह से उससे बातें करती है, बड़ा अजीब लगता है। मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे मम्मी जी, आप मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो बहुत छोटी है और उसका मन नहीं होगा काम करने के लिए, इसीलिए उसने आपको चाय नहीं बना कर दी। सिद्ध और उसकी उम्र एक बराबर है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन आप उसके भाव को गलत समझ रही हो। नहीं रश्मि बहू, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। मम्मी जी, जो आप समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बार बार एक ही राग आलापना बंद कीजिए। अब गुजरते दिन के साथ साथ सोनम का सिद्ध के प्रति प्यार बढ़ने ही लगता है। फिर एक रोज जब रश्मि और मेनका दोनों बाहर गए होते हैं, तभी घर की लाइट चली जाती है और सोनम सिद्ध के गले लग जाती है। अरे सोनम, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्ध। मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। मुझसे दूर मत जाना, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती। अरे हाँ बाबा, तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ। फिर सिद्ध मोमबत्ती जलाता है और वो दोनों एक साथ बैठते हैं। अच्छा हुआ जो तुम आज घर पर हो, वरना इस अंधेरे में मेरी जान ही चली जाती। अरे कोई बात नहीं, अब मैं हूँ यहाँ पर। वैसे सिड, तुम्हारी अभी शादी की उम्र हो चुकी है, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? एक लड़की है जिसके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो बस मुझे पसंद है, लेकिन उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। चलो शुक्र है। क्या? मेरा मतलब अच्छा है। और तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? अरे नहीं सिड, मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ, लेकिन रेडी टू मिंगल भी हूँ। तुम भी ना सोनम, एक नंबर की झल्ली हो। इस तरह वो दोनों बातचीत करते हैं और सोनम को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर एक रोज जब सिद्ध का जन्मदिन आने वाला होता है, तभी दीदी, सिद्ध का पसंदीदा रंग कौन सा है? सिद्ध को वैसे तो सारे ही रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मरून रंग पसंद करता है। अच्छा, शुक्रिया दीदी, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? अरे दीदी, परसों सिद्ध का जन्मदिन है ना, तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा तोहफा लाना चाहती हूँ। मैंने तो उसके लिए केक का डिजाइन भी चुन लिया है, और तो और मैं उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भी दूंगी। उसका ये जन्मदिन एकदम खास होना चाहिए। सोनम की ये बातें सुनकर रश्मि एकदम हैरान रह जाती है। ये सोनम कभी किसी के जन्मदिन के लिए इतनी उत्साहित कभी नहीं हुई, लेकिन ये सिद्ध के लिए कितनी तैयारियां कर रही है। कहीं मम्मी जी की बात सच तो नहीं? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर एक रोज, अरे सिद्ध का फोन कब से बज रहा है? लगता है वो नहा रहा होगा। मैं ही उठा लेती हूँ इसे। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो सिद्ध, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ कैफे में। जल्दी आओ, मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर। क्या? कोई लड़की? सिद्ध नहीं आने वाला वहां पर, तू चली जा वहां से। क्या? कौन बोल रहा है? मैंने कहा ना सिद्ध नहीं आएगा वहां पर। चल फोन रख अभी। सोनम की ये बातें सुनकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और बाद में वो सिद्ध के साथ बहुत झगड़ा भी करती है। सोनम, जब से तुम यहाँ पर आई हो, तब से मेरा जीना तुमने दुश्वार करके रखा है। अरे मेरी सहेली से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? वो वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब खामोखा तुमने हम दोनों में गलतफहमियां पैदा की है। लेकिन सिद्ध, मुझे तो लगा कि... अरे चुप रहो तुम, पक गया हूं मैं तुम्हारी आवाज सुनकर। हद होती है यार। सिद्ध गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और सोनम को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अब उदास होकर दूर चली जाती है। सिद्ध ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे?
नहीं, मैं उसके साथ ही शादी करूंगी और मैं अपनी दीदी की देवरानी बनूंगी। फिर सोनम सिद्ध को एक वॉइस नोट भेजती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिद्ध, और तुम्हारी कही हुई बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखता सिद्ध, और अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो मेरा जीकर कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जान देने के लिए नदी पर आई हूँ सिद्ध। हे भगवान, ये लड़की भी ना सच में पागल है। फिर सिद्ध सोनम को बचाने के लिए नदी पर चला जाता है और उसे देखकर सोनम बहुत खुश होती है। तुम आ गए सिद्ध। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, और वही हुआ। इसका मतलब तुमने मेरा प्यार परखने के लिए ये सब किया है ना? अरे नहीं सिद्ध, मैं तो बस वो। देखो सोनम, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरी भाभी की बहन हो, और हम दोनों में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तभी वहां पर रश्मि भी आती है और वो सोनम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? क्यों? जान देने वाली थी ना तू अपनी, दे ना। रुक क्यों गई फिर? देख सोनम, लोगों को तंग करना बंद कर दे। अगर सामने वाला तुझसे प्यार नहीं करता तो तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। वो तो तू मेरी बहन है, इसीलिए सिद्ध ये सब झेल रहा है। बेशर्म कही की, तुझे ये सारा नाटक करने के लिए मेरा ही देवर मिला था क्या? माफ करो दीदी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। खबरदार सोनम, अगर आइंदा से किसी को इस तरह झूठा नाटक करके परेशान किया तो। माँ और पापा 4 दिन पहले ही आ चुके हैं और उन्होंने तुझे फोन करके बताया भी था, लेकिन तूने उनसे झूठ बोला कि मौसम खराब होने के कारण तू नहीं आ पाएगी। क्यों? तुझे और रुकना था ना मेरे ससुराल में। हाँ, गलती हो गई दीदी, मुझे माफ करो। अरे क्या माफ करो लगा रखा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुबह सुबह माँ को फोन किया, तब मुझे सब कुछ पता चला। नालायक कही की। फिर रश्मि अपनी बहन को वापस घर भेज देती है और सोनम की अकल अब पूरी तरह ठिकाने आ जाती है। पीयूष अपनी 2 बीवियां अनाया और टीना के साथ रहता है। एक दिन की बात है जब पीयूष बहुत बीमार होता है। पीयूष बेबी, ये देखो, मैंने खास यूट्यूब पे देखकर तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट सूप बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी है और इसे खाने के बाद तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। अगर ये तुम्हारा घटिया सूप पीने से मेरे जानू की तबीयत ठीक हो जाती तो फिर डॉक्टर ने गोली क्या अचार डालने के लिए दी है क्या? बेवकूफ कही की। टीना, ज्यादा मुंह मत चलाओ। ये दवाई लाकर तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। तुम अगर मेरे बेबी से सच्चा प्यार करती ना तो तुम भी उसके लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओ जस्ट शट अप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे जानू के लिए क्या सही रहेगा। जानू, चलो उठो, बैठकर ये लाल गोली खाओ। अरे ओ पागल खाने से छूटी हुई दिमाग से पैदल औरत, उसे अभी लाल गोली नहीं देनी है, बल्कि ये पीली वाली गोली देनी है, और ये लाल वाली गोली रात में देनी है। अरे तुम चाहे कितना भी नाटक करो, हो तो तुम मंद बुद्धि है। अबे ओ भूतनी, ज्यादा दांत मत दिखा, वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। खुद को ज्यादा शानी मत समझ। पीयूष बेबी को अभी ये लाल वाली गोली ही देनी है, समझ गई ना? नहीं, ये रात को देनी है, अभी इसे पीली वाली देनी है। अरे चुप रहो तुम, मैंने कहा ना, लाल वाली देनी है, नहीं पीली वाली, लाल वाली। अरे बंद करो अपना ये लाल पीली वाला तमाशा। एक गोली के लिए तुम दोनों इतनी बहसबाजी कर रही हो। अरे इतना झगड़ने से अच्छा तो यही होगा ना कि तुम दोनों उस प्रिस्क्रिप्शन में देख लो कि डॉक्टर ने उसमें क्या लिखा है। तुम दोनों में तो इतनी सी भी अक्ल नहीं है। 2 बीवियां होने के बावजूद भी मेरा तो कोई फायदा नहीं है। क्या फूटी किस्मत लाई है मैंने। देखो जानू, यही कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है
बेवकूफ कहीं की। अबे ओ पगलेट, ये देख, पीली गोली ही देनी है। बढ़िया है पीयूष बेबी की बेबी कहने वाली। भूल मत, मैं इसकी पहली बेबी हूँ और मैं हर एक काम में हमेशा तुझसे आगे ही रहूंगी। गधी कही की। अनाया और टीना दोनों भी पीयूष के सामने खूब लड़ती है। फिर एक दिन जब टीना और पीयूष की एनिवर्सरी होती है, तभी हैप्पी एनिवर्सरी जानू, आई लव यू सो मच। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट प्लम केक बनाया है और ये सारी सजावट भी मैंने ही की है। अरे वाह टीना, ये सजावट तो वाकई में बहुत सुंदर बनी है। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने। सच में टीना, मजा ही आ गया। बाय द वे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। ओ माय गॉड, वाओ पीयूष, ये तो वही ब्रांडेड पर्स है जो मुझे कब से चाहिए थी। और ये डायमंड रिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच पीयूष जानू, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। यू आर मोस्ट वेलकम टीना। फिर पीयूष बाद में जब अनाया के पास जाता है, तभी वह कमरे में मुंह फुलाकर बैठी होती है। अरे अनाया डार्लिंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो चुप ही रहो बेबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारी एनिवर्सरी पर तुमने बस मुझे छोटे मोटे तोहफे दिए थे, लेकिन उस कागड़ी टीना को तुमने आज हीरे की अंगूठी दी है और महंगी पर्स भी। ये तुमने बहुत गलत किया है। तुमसे मैंने कितना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया है? ये आंसू। ओफो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना, तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ। फिर तुम्हें जो भी खरीदना है और जितना भी खरीदना है खरीद लो, पर प्लीज यार, मुझसे ऐसे रूठ कर मत बैठो। देख लो, अभी वक्त है, मैं खुद के लिए डायमंड का नेकलेस लूंगी। अरे ठीक है बाबा, ले लो। अब चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर पीयूष अनाया को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। अगले दिन क्या हुआ टीना, आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया और तुम्हारा ये चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। क्या बात है बेबी? चुप रहो पीयूष, और ये अच्छेपन का नाटक मेरे सामने मत करो और चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे कल मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने क्या किया? हमारी एनिवर्सरी के दिन पर तुम मेरी सौतन को घुमाने लेकर गए। मेरे इस नाजुक से दिल पर घाव देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? कोई इतना नालायक और बुज़दिल कैसे हो सकता है भला? ओ गॉड टीना, अनाया भी मुझसे रूठ गई थी, इसीलिए मैं उसे शॉपिंग के लिए लेकर गया था। अच्छा बाबा सॉरी, अब मुझ पर ऐसे गुस्सा मत रहो यार। वो सब तो ठीक है पीयूष, लेकिन तुम्हें हमारी एनिवर्सरी का दिन ही मिला था क्या? अरे एनिवर्सरी साल में एक ही बार आती है और मुझे अब तुम्हारी कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। उसे तो तुमने मेरे से भी डबल ट्रिपल शॉपिंग कराई और मुझे तो तुमने बस अंगूठी और पर्स ही दिलाई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी अभी शॉपिंग करनी है। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो, ये कार्ड रखो अपने पास और तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। आज मेरी बैक टू बैक इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन हाँ, अनाया को बताना मत इस कार्ड के बारे में, वरना वो भी वापस भड़क जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं उसे। और थैंक यू सो मच बेबी। फिर पीयूष वहां से चला जाता है और टीना फौरन अनाया के पास आती है। ये देखो अनाया, पीयूष मुझे कार्ड देकर गया है और इससे हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। वैसे कल रात को तुमने क्या क्या शॉपिंग की? बहुत सारी टीना, मजा ही आ गया। चलो अच्छी बात है, अब ज्यादा देर ना रुकते हुए हमें बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए और आते वक्त मूवी भी देखेंगे। ऊपर से हमारी स्पा की भी अपॉइंटमेंट है ना। हाँ टीना, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर चलेंगे हम बाहर। फिर टीना और अनाया दोनों साथ में घूमने के लिए चली जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करके वो दोनों खूब एंजॉय करती है। वाव यार,
आज तो एकदम अलग ही लेवल का मजा आ गया। बस पीयूष को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों उसके सामने लड़ती झगड़ती है और बाकी टाइम पर एकदम पक्की सहेलियां बनकर रहते हैं। हाँ यार टीना, मुझे भी उसी बात का डर है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों सौतन होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सहेलियां बन चुकी है, तब वो हम दोनों को भाव ही नहीं देगा। हमें उसे पता लगने ही नहीं देना चाहिए कि हम दोनों उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए हैं और बाकी कुछ नहीं। फिर एक दिन अचानक से उनके घर पर अनाया और टीना की ननद सास रंजना आती है और वो थोड़े ही दिनों में दोनों बीवियों का रवैया समझ जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। छोटे की दोनों भी बीवियां उसके सामने ही लड़ती झगड़ती है, लेकिन बाकी के समय तो एक साथ सारे काम करती है और आपस में भी अच्छे से बात करती है। कहीं ये दोनों उसके साथ सिर्फ उसकी दौलत के लिए तो नहीं है ना? शायद यही बात है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि मैं इनकी ननद सास हूँ और मैं इन दोनों का कभी सौतन कभी सहेली वाला ये ड्रामा खत्म तो करके ही रहूंगी। फिर रंजना दोनों के पास चली जाती है। अनाया, टीना, तुम दोनों अपने पति से बेशुमार प्यार करती हो और ये बात हम सब जानते हैं, इसीलिए अब तुम दोनों को अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखना होगा और ये हमारे में रिवाज है। ये व्रत हर साल गर्मी के मौसम में आता है और हाँ, निर्जल व्रत रखकर तुम्हें दिन भर में कम से कम 15 पकवान बनाने होंगे जो तुम शाम को भगवान को भोग चढ़ाओगी और फिर उसके बाद में अपने पति का खाना होने के बाद ही खाओगी। क्या? निर्जला व्रत और उसमें भी 15-15 पकवान बनाने होंगे? अरे इस व्रत के बारे में सुनकर ही मेरे पसीने छूट रहे हैं, तो फिर मैं इसे कैसे रख पाऊंगी? अरे जब देखो तब उसके सामने लड़ती झगड़ती रहती हो, उससे प्यार करने का इतना दावा भी करती हो, और जब तुम्हें अब अपने प्यार को सिद्ध करने का अवसर मिला है तब तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुम दोनों को अपने पति परमेश्वर के लिए ये व्रत रखना ही होगा। उन दोनों के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उन्हें वो व्रत रखना ही पड़ता है और वो दोनों निर्जल व्रत रखते हुए 15 पकवान बनाने में जुट जाती है। अब मैं भी देखती हूँ कि इन दोनों को मेरे भाई से कितना प्यार है। यार टीना, यहाँ तो एक पकवान बनाकर ही मेरी टाइटाई फिश हो चुकी है, फिर हम 15 पकवान कैसे बना पाएंगे? हाँ अनाया, हमें पीयूष की जान की कोई परवाह नहीं, बस उसके पैसों से मतलब है। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पी ही लेते हैं, वैसे भी रंजना दीदी को क्या ही पता चलेगा। हाँ टीना, ये बात तो तूने एकदम सही कही, पी लेते हैं थोड़ा पानी। फिर अनाया और टीना दोनों चुपके से पानी पी लेती है और इस पूरे हादसे को रंजना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो रात को पीयूष को ये वीडियो दिखाती है और पीयूष अपनी दोनों बीवियों की सच्चाई देखकर हैरान रह जाता है। देख रहा है ना छोटे, जो तू इतने लंबे समय से पहचान और जान समझ नहीं पाया, वो मैंने यहाँ पर आकर एक हफ्ते में ही पहचान लिया और इसीलिए दोनों की प्रेम की परीक्षा ली, लेकिन इन दोनों ने अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई उगल दी है। देख रहा है ना इस वीडियो में? हाँ दीदी, ये टीना और अनाया ने मेरे साथ सही नहीं किया है, अब तो मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। फिर अगले ही दिन पीयूष अपनी तीसरी बीवी के साथ घर आता है और उसे उस लड़की के साथ देखकर टीना और अनाया चौंक जाती है। ये कौन है जानू? हाँ बेबी, बताओ ना, ये कौन है? मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे मेरा भाई क्या बताएगा तुम्हें, मैं ही बताती हूँ। ये मेरी तीसरी भाभी है, यानी छोटे की तीसरी बीवी। स्वागत नहीं करोगी क्या अपनी नई सौतन का? क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया बेबी, तुमने मुझे और टीना को धोखा दिया है। हाँ जानू, अरे तुम तो बेवफा निकले। अच्छा, तो मैं बेवफा हूँ, और उस बेवफाई का क्या जो तुम दोनों ने मेरे साथ की है? तुम दोनों को अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो वीडियो, इसमें मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई। फिर पीयूष उन दोनों के सामने वो वीडियो प्ले करता है और उसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाती है
तुम दोनों को बस मेरे पैसों से ही मतलब है ना, इसीलिए मैंने तीसरी शादी की। अब तुम दोनों को ना मेरी जिंदगी में रहने की जरूरत है और ना ही मेरे घर में। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं जानू, प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज ऐसा मत करो। हाँ बेबी, हमें माफ कर दो, प्लीज बेबी। अरे तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दूंगा। और तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरे उसूलों से चलना होगा। और जैसे तुम दोनों कभी सौतन कभी सहेली बनकर रहती आई हो, वैसे ही इसे भी अपनाना होगा, इसे भी अपनी सहेली बनाना होगा। बोलो, हे मंजूर? ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। हाँ जानू, हमें बस खुद से अलग मत करो, हम इसे भी अपने साथ प्यार से रखेंगे। और इस तरह से अंत में तीनों सौतनें साथ में एक साथ प्यार से रहने लगती है और उन तीनों को भी पीयूष के हिसाब से ही चलना पड़ता है।